अपना सर कटवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। आप देख रहे थे राजस्थान के कोटा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा का सीधा प्रसारण। और अब देखिए अगला कार्यक्रम राजस्थान से चुनावी रथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार। नमस्कार। राजस्थान के चुनावी रण में हमारी टीम अब आ पहुंची है भीलवाड़ा, जिसका है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक महत्व भी और राजनीतिक महत्व भी। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के रूप में माना जाता है, एशिया का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। इसके साथ ही अगर राजनीतिक महत्व की बात करें तो राजनीतिक रूप से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ पर अगर इस सीट की हम बात करते हैं तो पिछले हुए चुनावों में 7 बार यहाँ पर कांग्रेस जीती है और 9 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है और इस बार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में निर्दलीय भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो क्या बीजेपी अपनी इस विजय यात्रा को जारी रख पाएगी? क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन यहाँ पर वापस पा पाएगी या फिर निर्दलीय कुछ कमाल करेंगे? और इनको तय करेगा जनता का जनादेश। तो जनता जनार्दन भी हमारे पास है और हमारे पास राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ विट्ठल शंकर अवस्थी हैं बीजेपी से, जो वर्तमान विधायक हैं। लगातार इन्होंने हैट्रिक बनाई है। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर ओम नारायणीवाल हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। इसके साथ ही निर्दलीय भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विट्ठल शंकर जी के पास हम जाना चाहेंगे। लगातार यहाँ से वो विधायक है 3 बार से। आप बताइए कि क्यों जनता आपको इस बार वोट दे? मैंने निवेदन किया है कि मैं 2008 में जब आया तो मैं भीलवाड़ा के लिए नया था और नया होने के बावजूद 17,500 वोटों से मैंने उस चुनाव में विजय प्राप्त की। दूसरे चुनाव में 46,000 वोटों से विजय प्राप्त की और तीसरे चुनाव में लगभग 50,000 वोटों से विजय प्राप्त की। इसलिए साबित करता है कि मैंने लगातार जन सेवा की है और जनता का विश्वास बीजेपी में कायम है। और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि चौथी बार भी हम इतिहास बनाते हुए विजय प्राप्त करेंगे। तो लगातार एक बड़ा आंकड़ा जो अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं। आप बताइए, एक बड़ा रिकॉर्ड जो है इन्होंने बनाया है, आप उस रिकॉर्ड को कैसे तोड़ेंगे? आपकी प्लानिंग क्या है? आप किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में उतरेंगे? हम यहाँ वर्तमान में जो गहलोत साहब की सरकार है उसने जन कल्याणकारी जो आम जन के लिए काम किया है और अभी वर्तमान में उन्होंने 7 गारंटियाँ और दी है। उन मुद्दों को लेकर जो हम यहाँ चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या है यहाँ के असली मुद्दे, अगर स्थानीय मुद्दों की हम बात करते हैं। संजय जी, लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि क्या यहाँ पर जनता के मुद्दे, किस तरह की सियासी लड़ाई इस बार देख रहे हैं? नॉर्मली यहाँ औद्योगिक विकास के लिए हमेशा लड़ता रहा है और यहाँ एक पानी की बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसको समाधान हुआ। शायद भारत देश में 2 ही जगह ट्रेन से पानी आता था, एक तो लातूर और एक भीलवाड़ा। तो यहाँ पानी की समस्या चंबल परियोजना लागू करके राजनीतिक ढंग से बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरी एक लड़ाई है औद्योगिक रूप से टेक्सटाइल पार्क की या टेक्सटाइल आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए। उस मुद्दे को लेकर या उस समस्या को लेकर हमेशा भीलवाड़ा लड़ता रहा है। वैसे तो नॉर्मली ढंग से जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करने वाला भीलवाड़ा रहा है और अब भी रहेगा। और अगर इसी ढंग की समस्या अगर टेक्सटाइल पार्क अगर मिल जाता तो ये समस्या हमारे लिए सारी कम हो जाती। इस बार की सियासी लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है या निर्दलीय भी कुछ कमाल दिखा रहे हैं? इस बार सियासी लड़ाई के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि निर्दलीय एक उम्मीदवार हैं जो अपने आप को गौ भक्त बताते हैं और वो गौ रक्षा का काम करते हैं। उनके प्रति भी लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। आप हमें बताइए किस तरह के मुद्दे आपके दिमाग में हैं? क्या कुछ काम हुआ है यहाँ? औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा अपने आप में जाना जाता है पूरे विश्व मानचित्र पर। टेक्सटाइल पार्क जो भीलवाड़ा में स्थापित होना चाहिए, किंतु विगत 5 साल से जो कांग्रेस की गहलोत सरकार है, केंद्र से जब प्रपोजल मांगे जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व इतना ढीला और लच्चर था कि वह इस औद्योगिक ज़रूरत को अपने मुख्यमंत्री के पास नहीं रख सका और टेक्सटाइल पार्क उन्होंने भीलवाड़ा की जगह जोधपुर
रीजन में कर लिया, लेकिन हमने उसको अभी रोक रखा है और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी, इस औद्योगिक नगरी की जो महती जरूरत है टेक्सटाइल पार्क, उसको धरातल पे उतारेगी। टेक्सटाइल पार्क की जो बात है वो जो है सबके जबान पर है। आप बताइए कि किस तरह के मुद्दे यहाँ पर प्रभावी हैं। देखिए मैडम, अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाओं पे हम लड़ेंगे। लोक कल्याणकारी योजनाएं इनके खुश नहीं थी। एक तो नाम बदला इन्होंने, पहले अन्नपूर्णा रसोई थी, इंदिरा गांधी रसोई कर दिया। और इंदिरा गांधी रसोई में जो सामान, वो राशन जो मिल रहा था वो कैसा था। दूसरा ये है कि यहाँ पे इनकी सरकार होते हुए भी यहाँ पे यूआईटी में कोई चेयरमैन नहीं बैठा है। जनप्रतिनिधि हमेशा जनता की आवाज़ सुनता, अधिकारी नहीं सुनते, इन्होंने वो नहीं किया। और कांग्रेस सरकार में जितना फेलियर, यहाँ पे आपको ध्यान हो कोटड़ी में एक भट्टी कांड हुआ, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी कर दी। आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप यहीं के रहने वाले हैं? मेरा नाम उदय कुमावत है, मैं स्थानीय निवासी हूँ और मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि भी कांग्रेस, हम विकास के नाम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस शहर से दो मंत्री कांग्रेस के आते हैं, ठीक है, रामलाल जी जाट और एक धीरज जी गुजर। एक प्रभारी मंत्री थे महेश जी जोशी। तो 3 मंत्री इस शहर से कांग्रेस के आते थे। मैं इनसे, आप ऑन कैमरा भी इनसे पूछिए कि पिछले 5 सालों में इनका एक पत्थर अगर विकास का इस शहर में कहीं लगा हो इनके मंत्रियों के नाम से, इनके स्वयं के नाम से, तो उसका उद्घाटन किया हो, इन्होंने समापन किया हो, तो ये इस शहर के विकास के जो बात कर रहे हैं ना, चुनाव लड़ने का मुद्दा मुख्य है, वो एक बार जनता को बताया कि इन्होंने पिछले 5 साल में 3 मंत्रियों ने इस शहर के लिए क्या दिया। बड़े सवाल हैं। टेक्सटाइल पार्क का मुद्दा है, यहाँ पर विकास का मुद्दा है, और गहलोत सरकार पर जिनकी 7 गारंटी की आप बात कर रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आप बताइए, आपका क्या कहना है, क्यों नहीं कुछ कर पाए सरकार में रहते? तक जो काम जो है यहाँ भीलवाड़ा शहर में जो भी देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। चाहे पहले मेजा डैम का बनाना का काम हो, उसके बाद मेजा फीडर का काम हो, फिर ककरेला घाटी लाए से पानी लाए, उसके बाद चंबल से पानी लाए, और जितनी रोडें का, मेडिकल कॉलेज का, पॉलिटिकल कॉलेज का, कृषि महाविद्यालय का जितने काम हुए हैं वो सब कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं। अब ये जो है जोर से बोल, झूठ बोल और जल्दी बोल वाले नीति पर चलते हैं। और जय श्री राम या भगवान, भगवान तो हम भी मानते हैं। भगवान में हर साल 33 साल से मैं पैदल यात्रा करता हूँ, कावड़ यात्रा निकालता हूँ, लेकिन भगवान के नाम पर जो हम राजनीति नहीं करते। कांग्रेस का कहना है कि आप लोग शोर मचाते हैं, आप लोग जय श्री राम के नारे से जो है लोगों की सिंपैथी गेन करते हैं, और जो टेक्सटाइल का एक बड़ा मुद्दा है टेक्सटाइल पार्क का, वो आपकी वजह से नहीं हो पाया। आपका क्या कहना है? ऐसा है मैडम, 10 साल कांग्रेस के शासन के थे और 5 वर्ष केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन के थे। उन 5 वर्षों में मैंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई, पॉलिटेक्निक कॉलेज की उस बीजेपी राज में स्थापना करवाई, एग्रीकल्चर कॉलेज की यहाँ स्थापना करवाई, बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करवाई, 800 करोड़ रुपए का सीवरेज प्लान लेकर आकर लागू करवाया, और उसके अलावा हमने एमसीएच हॉस्पिटल जो मातृ एवं शिशु अस्पताल है पूरा नया बनवाया, जिसके कारण से आम जनता की जो डिलीवरी में लूट होती थी प्राइवेट हॉस्पिटलों में, वो आज टोटल बंद हो के आज आम जनता को इतनी बड़ी राहत मिली है कि सारी डिलीवरी हमारी सरकारी अस्पताल में होने लगी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने टेक्सटाइल पार्क के लिए जो मुख्यमंत्री खुद अपने जोधपुर ले जाना चाहते हैं, उस पर हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई, हमारे सांसद महोदय ने लोकसभा में आवाज़ उठाई, और उसके बाद उस पे टेक्सटाइल पार्क पे रोक लगी हुई है। अभी भी हमारा भीलवाड़ा का है कि हम लेके रहेंगे टेक्सटाइल पार्क। सुनील जी, आप बताइए कि कितना बड़ा ये मुद्दा है, और कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? आपने क्या ऑब्जर्व किया? त्यागी मैडम, आपको बताएं, भीलवाड़ा की पहचान ही टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल के नाम पे हमें यहाँ पे सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो कुछ भी नहीं मिल पा रही। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ बिजली की जो समस्या है वो आज से नहीं, पिछले 25 सालों से हम भुगत रहे हैं। दूसरे जो आसपास के राज्य हैं जिसके अंदर हमसे आधी रेट में बिजली उपलब्ध है, अभी यहाँ से उद्योगों का पलायन होना शुरू हो गया है। पास में एमपी के अंदर जो है यहाँ के उद्योगपति वहाँ जाके लगा रहे हैं, वहाँ पे भूमि सस्ती दी जा रही है, वहाँ पे बिजली सस्ती दी जा रही है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी सबसे कांग्रेस का शासन है। आज डबल रेट यहाँ बिजली की टैरिफ है और फिर भी बिजली नहीं मिलती। हमारे उद्योग धंधे बंद रहते हैं सप्ताह में 2-2, 3-3 दिन लगातार। आप मुझे बताइए कि जो ये आप समस्याएं बता रहे हैं उद्योगपति की या इस उद्योग से जुड़ी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
उसके लिए जनप्रतिनिधि स्ट्रांग होना चाहिए, जो जनता की बात को रख के अपने काम को मनवाए। जैसे एक तो होती है डिज़ायर, एक होता है डिज़र्व। मैं समझता हूँ भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है, पूरे भारत नहीं विश्व के अंदर इसकी अलग पहचान है। उसके बावजूद ये टेक्सटाइल पार्क यहाँ नहीं आना, ये जनता के साथ में बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा। आप बताइए, गहलोत जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो यहाँ से टेक्सटाइल पार्क को जोधपुर ले जाना चाहते हैं। जोधपुर भी इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी मिलना चाहिए, यहाँ भी मिलना चाहिए। आप केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, और वहाँ से एक नहीं दो टेक्सटाइल प्रकार को पार्क के लिए मांग देते। अपने बालोतरा भी मान लो नया इंडस्ट्री है, और वहाँ भी अगर इंडस्ट्री पार्क बनता है तो वहाँ भी डेवलपमेंट होता है। इसी बीच में निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक कोठारी जी। कोठारी जी, आप बताइए, आप कौन से मुद्दों को लेकर बीच में जा रहे हैं, जनता के क्या उम्मीद आपको है? हम लोग राष्ट्र हित और भीलवाड़ा के विकास के लिए, एक भीलवाड़ा को नया मॉडल देने के लिए, नया भीलवाड़ा के लिए यहाँ के काफ़ी काम पेंडिंग है। बहुत समय से भीलवाड़ा को एक तरह से जंगल की स्थिति बन चुकी है, तो इसके विकास के लिए आए। जैसे अपन साबुन मार्ग पर जो पुलिया है, ओवर ब्रिज है, अजमेर ओवर ब्रिज है, निजी कॉलोनी में चंबल का जल देना है, आम जन को सुरक्षा और न्याय देनी है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम इस सत्र में आए हैं। आप मुझे बताइए, महिलाओं से जुड़े क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर हैं? मैं मधुबाला महाजन भीलवाड़ा से। यहाँ पर आज महिलाओं से जुड़े हुए इतने मुद्दे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन उनकी मारकाट हो रही है। हमारे कोटड़ी क्षेत्र में छोटी सी बालिका के साथ में, उसके साथ में गलत व्यवहार करके दरिंदों ने उसको काट के भट्टी में जला दिया, और जिसके लिए वही नहीं, हर जगह पर भीलवाड़ा में, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की जो गहलोत सरकार है वो अखंड भ्रष्टाचार में डूब गई है, न कहीं काम करने देती है न होने देती है। आप बताइए, आपका नाम क्या है, और आप जब इस बार वोट डालने जाएंगी तो कौन सा मुद्दा आपके मन में रहेगा? चेतना माहेश्वरी भीलवाड़ा से। 15 साल से हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हमारा अखंड विश्वास बीजेपी है, लेकिन हमारे माननीय विधायक साहब हैं, क्या आप हमारे उम्मीदों पे इस बार खरा उतर पाएंगे? आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं, मैं तो साधारण से मुद्दे पे आती हूँ, यहाँ की सड़कें और ट्रैफिक लाइट और पानी। ये तो शायद आप लोकल स्तर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या सॉल्व हो पाए? सीवरेज के कारण से पूरा शहर की सारी सड़कें खुदी थी, और उसके बाद जब सारा शहर खुदता है, उसको रिपेयर करने में जो वक्त लगता है वो वक्त 3 साल का लगा है। और उसके बाद हम 18 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन कराए गए विधानसभा से, और सारी नए प्रमुख रोड हमारी नई बन चुके हैं, और सारे पेचवर्क का काम कंप्लीट है, सारा पेचवर्क कंप्लीट है इस शहर में। ये केवल इनको गड्ढे 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 दिखते हैं। यहाँ पर जो जनता है अपने विधायक से डायरेक्ट यहाँ पर सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब वो दे रहे हैं। इनका कहना है कि 15 साल से आपकी सरकार है, जो सड़क है, सीवरेज है, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, अगर बड़े मुद्दों को छोड़ दें, जो उनके मुद्दे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या कुछ आपने? मैडम, 132 करोड़ रुपए मैंने प्राइवेट कॉलोनियों के पेयजल की, जो कांग्रेस सरकार नहीं रखता है, प्राइवेट कॉलोनियों को जो पेयजल की नहीं देती ये सरकार प्राइवेट कॉलोनियों में न सफाई की व्यवस्था करती है, न बिजली की व्यवस्था करती है, न पेयजल की व्यवस्था करती है। हमने अमृत योजना में केंद्र सरकार से 132 करोड़ रुपए पास करवा के लाए, टेंडर हो चुके हैं रुडिप को, और 132 करोड़ रुपए से पेयजल की व्यवस्था होगी। चंबल का पानी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आया है। आज 15 साल की घोषणा के बावजूद भीलवाड़ा जिले के कई क्षेत्र बिना चंबल के पानी के सूखे पड़े हैं। आज भीलवाड़ा में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में चंबल का पानी आ गया, उसके बाद 15 साल में किसी तहसील में, किसी विधानसभा क्षेत्र में पानी नहीं। कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप हमें बताइए, आपका नाम क्या है और आपके मन में क्या मुद्दा है? महिलाओं की सुरक्षा इस बार कितना बड़ा मुद्दा यहाँ पर है? मैं महिला और युवा वर्ग से आती हूँ, और मुझे ये पता है कि ये जो भी माहौल बन रहा है ये सिर्फ ऊपरी माहौल है। महिला, युवा और भारतीय जनता पार्टी का मतदाता बिल्कुल क्लियर है कि मोदी ब्रांड है, डबल इंजन की सरकार आएगी और बीजेपी के राज में ही विकास संभव है, ना निर्दलीय ना कांग्रेस। तो तमाम मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस के बीच हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं जो आज इस पार्क में घूमने के लिए आए हैं, और यहाँ पर इनके मन में क्या है, इनसे भी जानेंगे कि किस मुद्दे पर ये इस बार यहाँ पर सरकार का चयन करेंगे। आप बताइए, इस बार यहाँ के कौन से मुद्दे हैं जो आपको आकर्षित कर रहे हैं? शिक्षा और बेरोजगारी पे जो होना चाहिए, रोजगार और
प्लस जो ये जो स्थितियाँ अभी राजस्थान में बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, वो सरकार से निवेदन है कि इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके इनको तुरंत प्रभाव से मामले जो अटके पड़े हैं अदालतों में वो तुरंत प्रभाव से निपटाए जाए। आप बताइए, आपके जहन में कौन सा मुद्दा है? हमारे जहन में ये मुद्दा है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, शिक्षित है, फिर भी उनके लिए कोई कामकाज नहीं है, नौकरी नहीं है, सरकार ने कोई भी हो, सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है, गरीब लोगों के हित के लिए कोई काम नहीं करती है। इसलिए सरकार को आगे आना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और काम के लिए जो रोज़गार नहीं है लोगों को, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हैं? हमने और लोगों से बात की है, शिक्षा की बात की, उन्होंने रोज़गार की बात की, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में रहे हैं भीलवाड़ा में। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके जहन में और आपको लगता है कि वो इस बार चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे? सबसे पहले तो आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे भीलवाड़ा की जनता का एक विश्वास जीतने के लिए हमारे भीलवाड़ा की जनता के सामने आए। और मुद्दे तो ये है मैम कि भीलवाड़ा ज़िले के अंदर या पूरे राजस्थान के अंदर महिलाओं के ऊपर इतना जोर और जुल्म अत्याचार हो रहा है। बहुत सारी महिला तो ऐसी जो घर के अंदर या कोई उनकी बयाई नहीं कर पाते कि उसके साथ क्या जुल्म अत्याचार हुआ। इस चीज़ के लिए राजस्थान प्रदेश की सरकार भी जिम्मेदार थी और केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी जैसे 33% महिलाओं के लिए कर तो दिया, लेकिन लागू कहीं हुआ नहीं। सब मुद्दा बनेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विनीश फोगाट है। विनीश फोगाट इतनी राष्ट्रीय जो प्रमाणित प्राप्त किया उसने ये इनाम जो इंटरनेशनल लेवल पे, उसका वो देखो ब्रजभूषण सिंह जो बीजेपी का सांसद, कितनी बार सांसद रह चुका, कितनी बार बीजेपी का विधायक रह चुका। लेकिन वो लोग तो फिर से दोबारा सरकार में मिल गए, वो तो दोबारा से सरकार के साथ है। विनेश फोगाट सरकार के साथ है इस वक्त। कहाँ, अभी तो आपने एफआईआर दर्ज कराई, अब इतने दिन के धरना देने के बाद भी उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। फिर कोर्ट के माध्यम से उनका एफआईआर दर्ज हुआ, फिर उनके बाद कुछ कार्रवाई, जो भी कार्रवाई करने में बीजेपी वाले अगर माननीय मोदी जी अगर चाहते हैं तो उसको 1 मिनट में उसको बर्खास्त करते हैं उनके सांसदीपन से। आप बताइए, भीलवाड़ा में जो बच्ची के साथ अत्याचार हुआ वो कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है यहाँ पर? मैडम, ये कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार, ये विषय प्रदेश और उससे ये भीलवाड़ा भी अछूता नहीं है। कल की घटना जो आपने लेटेस्ट देखी होगी कि एक 5 साल की बच्ची के साथ जो रक्षा करने वाले कानून के रखवाले हैं वही उसके साथ रेप करता है, सब इंस्पेक्टर। लेकिन ये अशोक गहलोत सरकार विगत 5 साल में कुर्सी की लड़ाई के अंदर कानून व्यवस्था में ढेर हो चुकी है। भीलवाड़ा जिले के अंदर कोटड़ी के अंदर एक बच्ची को जला दिया जाता है काट करके, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं होता। ये कहते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये करें, लेकिन अभी वो स्थिति कहीं नज़र नहीं आती है। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? मैं रौनक किंगड़ नाम है, मैं पढ़ाई करता हूँ। जो सरकार आई थी तब उन्होंने कहा था जो बेरोजगारी युवा है उनको रोजगारी भत्ता देंगे। जो सभी युवाओं को पागल बनाकर एक बार सरकार आ गई, उसके बाद एक भी युवाओं को भत्ता नहीं दिया गया। उसके बाद सरकार ने कहा शहरी विकास गारंटी योजना के तहत रोजगार दिए जाएंगे, पर उसमें भी रोजगार नहीं दिए गए। और हमने देखा है जब एक गरीब परिवार की माँ अपने पिता अपना घर गहने रख के गहने रखकर अपने बेटे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उसके बाद जब वो बेटा पेपर देने जाता है तब पेपर देके बाहर निकलता है तो उसका निर्णय देखता है कि ये पेपर लीक हो गया। एक नहीं, ऐसे 1 दर्जन से अधिक पेपर लीक हो गए। ऐसे गरीब परिवारों के घर उजड़ गए। उसके बाद भी सरकार की कानूनी व्यवस्था ध्वस्त रही। अनेकों पेपर होने के बाद भी सरकार की नई नींद नहीं खुली। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं पार्थ गौतम, मैं अभी BBA परस्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा मुद्दा यही है कि यूथ, एक्चुअली अगर आप यूथ पे एजुकेशन पे फोकस करोगे तभी आपका एक नेशन डेवलप्ड होगा। नहीं करोगे तो ऐसे कई एग्जाम्स लीक होते हैं, पेपर वो कितने साल मेहनत करते हैं, उनका सब साल वेस्ट जाता है, तो उसका कौन लेगा? अगर आप फ्री भी सब खाने में दे देते हो, इसकी जगह एजुकेशन पे एक गरीब बच्चों को कोई हायर एजुकेशन दो, उसको IIT SIMs में भेजो कि वो एक पढ़ लिख के कुछ बन पाए, जब वो रोटी सब कमा लेगा। बट ऐसे देने से सिर्फ वो एक जीतने के लिए करते तो ये सब गलत चीज़ है। महिलाओं की भी हम बात कर लेते हैं। आप हमें ये बताइए कि महिलाओं को लेकर क्या सोच यहाँ पर सरकार के प्रति है? महिलाओं के लिए जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं आई हैं, उसे किस तरह का माहौल आप यहाँ देख रही हैं? एक्चुअली पूरे राजस्थान की बात करें तो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। अनगिनत यहाँ रेप कांड्स हुए हैं यहाँ पूरे राजस्थान में। और जहाँ मैं भीलवाड़ा की बात यदि करती हूँ तो भीलवाड़ा एक वस्त्र नगरी है।
है ना, सिंथेटिक टाउन इसको बोला जाता है, वर्ल्ड वाइड इसकी यही पहचान है। यहाँ गिरे पड़े लोग नहीं हैं, सब क्लासिक हैं। हाँ, मैं सोचती हूँ कि हैं, नॉर्मल लोग भी हैं, थोड़े से वंचित लोग भी हैं। जब कोरोना काल में ऐसे लोगों की बात आई थी तो यहाँ के जो अपर स्टेटस के लोग हैं उन लोगों ने बहुत यहाँ उनको हेल्प प्रोवाइड कराई थी। भीलवाड़ा अपने आप में आर्थिक मुद्दों पर नहीं सोच रहा है, और हम तो आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो संतत्व से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा कोई ऐसा कुछ फ्री का कोई डिमांड है कि हमें कोई जो हमारा सीएम बैठेगा वो हमें फ्री में कुछ उपलब्ध करा दे, नहीं। पर गौ और सनातन और हिंदू की कोई नहीं सोचता है, और हम ये कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट, हम उसी को सबसे ज़्यादा निकट महसूस करेंगे जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद, गुरु, देश, धर्म, वंश, मंदिर, संत, सनातन पर वर्क करेगा, और इसके विचारधारा के निकट हमें जो लगेगा हम उसके साथ में हैं। आपके जहन में कौन सा मुद्दा है? बहुत सारे मुद्दे, हमने लोगों से बातचीत की। आप क्या मानती हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इस बार इन चुनावों को प्रभावित कर रहा है? मैम, मैं ये एज ए महिला होने के खातिर मैं सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद दूंगी जो नारी शक्ति वंदन बिल लेकर आए हैं। हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की है, और उन्होंने हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ही कार्य किए हैं। मैं ये मानती हूँ कि बीजेपी सरकार में हम सब सुरक्षित हैं। अभी जैसे कि हमारे राजस्थान में आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार के बारे में आप राजस्थान में जानेंगे तो पूरे देश में नंबर 1 पे महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। मैं आपको पिछले आंकड़े बता सकती हूँ कि मेरे ख्याल से पिछले 5 सालों में जो रिपोर्ट्स कह रही है 1,90,000 महिला अत्याचार दर्ज किए गए हैं, आपराधिक मामले। आप हमें बताइए कि जिस तरह के मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, आपको लगता है कि स्थानीय के साथ साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी प्रभावित कर रहे हैं इस बार के चुनाव को? निश्चित रूप से राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जनता डबल इंजन की सरकार चाह रही है, कहीं ना कहीं ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्योंकि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल के अंदर लोगों ने, जनता ने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया। 4.5 साल तक कांग्रेस ने जनता का बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट कराया, और पूरी कांग्रेस मेरे हिसाब से 5 स्टार होटलों के अंदर चलती रही। कब किसकी सरकार निकलेगी, कब कौन सीएम बनेगा, नहीं बनेगा, कौन सीएम रहेगा, नहीं रहेगा, इसके ऊपर 4.5 साल तक जनता बिल्कुल चर्चा करती थी। अब लास्ट का जो 6 महीना बचा उसके अंदर कांग्रेस सरकार रेवड़ी बांट करके जनता को लुभाना चाहती है, लेकिन जनता बहुत जागरूक है। जी बताएं। जैसे आप वरिष्ठ पत्रकार महोदय बता रहे हैं कि सामंजस्य नहीं होने से कैसे पिछड़ता है, उसका चरितार्थ मैं आपको ये बताऊं कि अभी 70 कॉलोनियाँ पेयजल के लिए अपने महरूम है। उसके संबंध में विधायक महोदय ने सदन के अंदर इतनी जोर शोर से उठाया कि इनको चंबल से जोड़ा जाए, किंतु प्रदेश की गहलोत सरकार ने पूरा नहीं किया। तो माननीय विधायक महोदय ने उन 70 कॉलोनियों के लिए 132 करोड़ का प्रोजेक्ट अमृत जल मिशन के तहत केंद्र से स्वीकृत करा लिया। उसकी टेंडर प्रक्रिया हो गई और वर्क ऑर्डर केवल जारी होने थे। लेकिन भाजपा के खिलाफ यहाँ माहौल कैसे पैदा हो, उसके लिए गहलोत ने उन वर्क ऑर्डर को रोके रखा। मुझे उम्मीद है कि ये विधायक महोदय 4थी बार चुने जाएंगे और अपनी भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनेगी, और वो वर्क ऑर्डर जो रुके हुए हैं वो वर्क ऑर्डर तुरंत जारी होकर के भीलवाड़ा की 70 कॉलोनियाँ जो पेयजल से महरूम है उनको वो पानी चंबल का मिलने लगेगा। एक बहुत बड़ी बात जो कई बार हम यहाँ पर सुन चुके हैं कई जगहों पर कि योजनाएं शुरू की कांग्रेस ने, श्रेय लगी बीजेपी। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं मैम, क्या होता है कि एक घोषणा करना और उसको वास्तव में प्रैक्टिकल करना हमें बहुत धरातल में फर्क होता है। जो वास्तविकता में ऐसी बहुत सी घोषणा है जो कांग्रेस राज में हुई है, लेकिन उसको वास्तविकता में काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वर्तमान सरकार ने किया है। आज केंद्र के अंदर भी देखते तो ऐसे अनेकों काम है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने किया। घोषणाएं भले इन्होंने करी होगी, ये हमेशा काम घोषणाएं करते हैं, वास्तविकता में काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप भाई चंबल योजना ये कह रहे हैं कि भीलवाड़ा के अंदर चंबल का पानी ये लाए, वास्तव में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है कि सारा डॉक्यूमेंटेशन काम से लेकर वहां से पाइपलाइन से लेकर भीलवाड़ा की जनता के घर तक पानी पहुंचाने का काम जो किसी ने किया धरातल पे वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्होंने सिर्फ बोल के काम करके भूल जाते हैं। टेक्सटाइल पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं टेक्सटाइल पार्क के लिए कहना चाह रहा, जैसे बताया ना डबल इंजन की सरकार, हमने देखा है कि भीलवाड़ा के अंदर निरंतर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है। तो अशोक गहलोत साहब ने इसी को देखते हुए कहा कि अगर मैं वहाँ पार्क दे दूंगा तो ये भारतीय जनता पार्टी का शेयर चला जाएगा। इसी को देखते हुए इस पार्क को जोधपुर लेके चले गए। मैं कह रहा हूँ जैसे ये भीलवाड़ा के जो फैक्ट्री का मालिक है धन्ना सेठ है,
ठीक है, पार्किंग के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उनको वो गरीबों की झोपड़ियाँ नहीं दिख रही है, उनको उठाया जा रहा है। आप मेरे कभी आप भिलवाड़ा आए हो तो कभी देखना, अब की बार तो इतने सारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में बरसों से रह रहे हैं, उनको प्लॉट नहीं दिया जा रहा, उनको तो धन्ना सेठों के माध्यम से उनको खाली कराया जा रहा है। इन गरीब को और मजदूर को इनकी कोई जगह नहीं, आज भी भूखे मर रहे लोग, उनको कोई पूछता नहीं। ये तो इनको पड़ी है व्यवस्था, धन्ना सेठों कैसे व्यवस्था की जाए। अब इनको पार्किंग ही पड़ी है मैडम, और उनको घर के सोने के लिए दिक्कत है, खाने के लिए दिक्कत है। सभी विकास चाहते हैं अलग अलग तरीके से, तो मुद्दे भी हैं, अलग अलग मत भी हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हैं, दावे प्रतिदावे भी हैं, विभिन्न घोषणाएं भी हैं, लेकिन इनसे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि हर मतदाता जिससे हमने बात की है वो अपने मुद्दों के प्रति जागरूक है, अपने मताधिकार के प्रति जागरूक है। तो पार्टी कोई भी जीते, लोकतंत्र जरूर जीतेगा, ये यहाँ पर साफ है। लेकिन किस पार्टी के पक्ष में कितना मत जाता है और इस सियासी लड़ाई में ऊंट किस करवट बैठता है, इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। और इसी के साथ हम लेना चाहेंगे अपने इस रथ यात्रा में आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले किसी इलाके में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।